हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार, मेरा नाम है क्षितिज कनिक और यह है आपका अपना धमाकेदार चैनल जिसका नाम है नीट अल्केमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सभी बेहतरीन ग्राफ्स की। ग्राफ 11वीं और 12वीं क्लास के दोनों इंक्लूड किए हैं। इस 10-12 मिनट के वीडियो को बनाने में मुझे करीबन 1.5 से 2 घंटे की मेहनत लगी है, क्योंकि एक एक ग्राफ मैंने हाथ से बनाया है, कोई भी प्रिंटेड मटीरियल नहीं है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, क्योंकि एक एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉल कर करके देखना, नोट्स अच्छे से मेंटेन करना। चलिए आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस का सबसे बेसिक फंडा। ये एन वर्सेस यू का ग्राफ है, चर्चा चल रही है एन इंटू यू बराबर कांस्टेंट। मतलब क्या बात चल रही है? बात चल रही है यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिट इनटू द यूनिट इज अ कांस्टेंट। मतलब अगर मैं बात करूं किलोमीटर की, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2 किलोमीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ यानी 2000 मीटर। अगर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी करी तो यूनिट बढ़ जाती है, या तो उल्टा कह लूं कि जितनी बड़ी यूनिट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी कम। तो n वर्सेस u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड n वर्सेस 1/u। यहां पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। n वर्सेस 1/u का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्यों? क्योंकि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ओके, अगला ग्राफ आपके सामने आता है x वर्सेस t, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर मैं कहूं कि एक बॉडी जहां पे खड़ी थी वो कुछ समय बाद भी वहीं खड़ी हुई है, ये t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 2, ये t इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है कि बॉडी चल नहीं रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्ट। अगर मैं बात करूं बॉडी की मोशन की, सो वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, dx/dt होती है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए बनेगा स्ट्रेट लाइन। साइड में हट रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि ले लिया होगा। चलिए आइए अगले ग्राफ पे आते हैं। अगला ग्राफ आपके सामने है पोजीशन टाइम ग्राफ। सबका फोकस यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ को जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। इस ग्राफ को जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप लोग इसका टेंजेंट बनाएंगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ का टेंजेंट आपको देता है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। तो इसका जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और वहीं अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस प्रकार से खींच दूं, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन उसका जो स्लोप है वो घट रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, वेलोसिटी पॉजिटिव लेकिन इसका एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। एक बार साइड में हट रहा हूं, इन दोनों ग्राफ्स को देख लो। ठीक है, देख लिया। अब आ जाओ जरा अगले ग्राफ पे। आपके सामने है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सीधा का सीधा ग्राफ खींचा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ रही है, समय के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। अगर हमने ग्राफ कुछ इस प्रकार से खींच दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है जरा देखना ध्यान से। यहाँ पे वेलोसिटी का स्लोप बढ़ता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और साथ में एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। यहीं अगर मैं ग्राफ को कुछ इस तरह से खींच देता, यहीं अगर मैं ग्राफ को कुछ इस तरह से खींच देता, तो इसका मतलब क्या निकलता? इसका मतलब निकलता कि इसका स्लोप घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ती लेकिन एक्सेलरेशन घटता। इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से नोट करना। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी भी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ग्राफ कुछ इस तरह से खींच दूंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन एक्सेलरेशन घटेगा। ये पॉइंट स्टार बना के आप लोग लिखेंगे नोट में। मैं साइड हट रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल, अगला ग्राफ आपके सामने कुछ भी नहीं, ये इसलिए बनाया मैंने ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पूरा रिकॉल हो जाए। आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन या फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ लगता है जी, और वो कंटिन्यूअसली लग रहा होता है। हाईएस्ट पॉइंट की खासियत होती है कि वो हाईएस्ट होता है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं बार बार? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की और ऊपर जाने की टेंडेंसी नहीं बचती। मतलब बॉडी की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी रहती है कांस्टेंट। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो रेंज होती है वो सेम होती है। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा अगर 90 है तो रेंज सेम होगी। अब अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम इंटू वी स्क्वेयर। यदि इसमें मैं मास मल्टीप्लाई और मास डिवाइड कर दूं तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m। हाँ या ना? अगर मैं मोमेंटम कांस्टेंट कर देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ जाती है। हाँ या ना? देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये हमने बना दिया ग्राफ कुछ इस तरह से। और अगर मैं मास कांस्टेंट कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा। तो आई होप दैट द ग्राफ इज क्लियर। साइड हट रहा हूं, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन है? डन 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 डन। चलिए आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे, आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अब यहां देखो जरा, आपके सामने क्या है? ये U वर्सेस R का ग्राफ है। U यानी पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि U इज नथिंग बट माइनस ऑफ dF बाई डी आर, माइनस ऑफ dF बाई डी आर। तो यदि 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 यदि
U वर्सेस R का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है मतलब फोर्स जीरो है। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। अगली बात, U वर्सेस R का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है इंक्लाइंड, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, सो F इज नेगेटिव, क्योंकि du by dr स्लोप है, इसका मतलब फोर्स लग रहा है, दैट इज नेगेटिव फोर्स। अगली बात, V वर्सेस R का ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ, किसकी बात चल रही है? ग्रेविटेशन की बात चल रही है। आपके सामने ये क्या बनाया? ये हॉलो स्फीयर बनाया है, दिस इज हॉलो स्फीयर का ग्राफ, हॉलो स्फीयर का ग्राफ। आपको पता है कि अंदर अगर हम लोग बात करें, सो इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, ये सरफेस है, और ये आउटसाइड है, दिस इज आउट, ठीक है। ये क्या बात चल रही है? ये बात चल रही है सॉलिड स्फीयर की। ये किसकी चर्चा चल रही है? ये चर्चा चल रही है सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर कितना होता है सेंटर पे? -3/2 GM/R। सरफेस पे कितना होता है? -GM/R। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। मालूम है हमको, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए साइड हट रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में पूरे लेक्चर के नोट्स को अच्छे से गो थ्रू करना। चलिए, एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ है, किसके लिए? सैटेलाइट के लिए। सेम ग्राफ आपका बनेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर के लिए, सॉरी बोहर मॉडल के लिए, ठीक है। तो वहां पे जब आप लोग बात करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की, तो उसके लिए भी एनर्जेटिक्स का ग्राफ सेम बनता है। और ये किसकी बात चल रही है? सैटेलाइट की, तो उसके लिए भी सेम ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बराबर, और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी twice in the magnitude of total and kinetic energy. I hope that the point is clear. अगली बात है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की। अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। सुनते चलना ध्यान से, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, कांस्टेंट आता है, वो होता है यंग्स मॉड्यूलस। तो इसका जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो यंग्स मॉड्यूलस रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा, 1 का या 2 का? ए का या बी का? ए का ज्यादा। लेकिन अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ, तो हमें पता है कि टेम्परेचर का वेरिएशन इनवर्स होता है। तो यहां से आप लोग एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिख सकते हैं कि टेम्परेचर किसका ज्यादा? टेम्परेचर बी का ज्यादा, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस और टेम्परेचर का वेरिएशन इनवर्स होता है। महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली बातें हैं हर एक स्लाइड में। अगली बात आपके सामने आ रही है टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस एक्स की। अगर हम लोग बात करें तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि यदि ये एक बॉल है जिसको आपने विस्कस लिक्विड में छोड़ दिया, नीचे लगता है mg, ऊपर लगता है विस्कस फोर्स और बायएंड फोर्स, हाँ या ना? जी सर, बिल्कुल लगता है। तो बॉडी नीचे जा रही है, जाते जाते फाइनली एक कांस्टेंट वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है। हाँ सर, कर लेती है। तो ग्राफ कैसा जाता है? ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। और अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो घटते 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 फाइनली वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। विस्कस फोर्स कितना होता है सर? विस्कस फोर्स होता है 6π∗RV, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका वेरिएशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट आपके सामने आता है थर्मल साइंस से। आपको पता है कि दो टेम्परेचर स्केल्स को कंपेयर करने का फंडा होता है ये, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस द लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर पॉइंट। सुनना ध्यान से, किसी भी स्केल का टेम्परेचर माइनस द लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर, टेम्परेचर माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर, इसका जो रेशो होता है ना गुरु, ये कांस्टेंट रहता है। इसका जो रेशो होता है ये कांस्टेंट रहता है। तो यहां से आप अलग अलग स्केल्स को कंपेयर कर सकते हो। जैसे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल को आप कंपेयर करोगे तो ये रिलेशन आएगा, y = mx + c के हिसाब से ये ग्राफ बनेगा। सेम ग्राफ अगर आप c वर्सेस k के लिए बनाना चाहोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। आई होप दैट द पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। बहुत महत्वपूर्ण बात, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, आपको पता है कि पानी का वॉल्यूम 4 डिग्री पे मिनिमम, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम, और इसका वेरिएशन कुछ ऐसा जाता है, समथिंग लाइक दिस, ओके। अगली बात, ये बात एम्स में पूछी जा चुकी है, ये बात एम्स में पूछी जा चुकी है, स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिमिट तक, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज तक। जब आप हायर टेम्परेचर पे बात करते हो तो स्पेसिफिक हीट भी वेरी करने लगती है। देखो, हम लोग सिर्फ इस रीजन की बात करते हैं। ये ग्राफ एनसीईआरटी में देके रखा है, ये ग्राफ एनसीईआरटी में देके रखा है, ठीक है, और एम्स में पूछा जा चुका है। तो हम लोग इस टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं और हमको पता है कि इस टेम्परेचर रेंज में जो स्पेसिफिक हीट रहती है वो कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे चले जाओ, आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की चर्चा करो, तो उस पे क्या होता है, उस पे वेरिएशन कुछ ऐसा होता है जैसा मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, समथिंग लाइक दिस।
तो साइड हट चुका हूं, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। ले लिया है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला ग्राफ आपके सामने आ रहा है, ये क्या है भैया? ये है टेम्परेचर टाइम कर्व। आई रिपीट द पॉइंट, ये है टेम्परेचर टाइम कर्व। क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे बर्फ है, सुनना जरा, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड बर्फ, बर्फ सॉलिड होती है, आपने इसको हीटअप करना शुरू किया एक पर्टिकुलर रेंज तक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हुई। तो ये है मेल्टिंग वाली प्रोसेस, ये है लेटेंट प्रोसेस, ये है सेंसिबल प्रोसेस, ये है लेटेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड, अब यहां तक लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद और हीट करोगे तो ये लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ये भी सेंसिबल प्रोसेस है। सेंसिबल, लेटेंट, सेंसिबल। सेंसिबल होता है MC डेल्टा टी या तो MS डेल्टा टी, लेटेंट होता है ML, ठीक है। तो अगर आप यहां पे बात कर रहे हो सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन की, तो यहां पे जो लेटेंट हीट आएगा ये आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब आप बात करोगे लिक्विड से गैस के कन्वर्जन की, तो ये आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। तो चलिए बात करते हैं अगले ग्राफ की। अगला ग्राफ है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कोई भी बॉडी जो एनर्जी रेडिएट करती है उसके लिए लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर आपके सामने दो वेरिएशन है तो यहां से आप लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 is greater than T2, then lambda 2 is greater than lambda 1। मतलब कि पीक वेवलेंथ, वो वेवलेंथ जिस पे मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो घटती है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दो ग्राफ्स आई होप के क्लियर हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस की। पीवी ग्राफ आपने बनाया है। सबसे पहली बात चल रही है आइसोबैरिक प्रोसेस की, कांस्टेंट प्रेशर। इसके बाद है आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका क्या मतलब कि पीवी कांस्टेंट है। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब होता है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। और उसके बाद फाइनली आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट। और ये चारों ही ग्राफ कैसे हैं? ये ग्राफ है एक्सपांशन के, दिस इज एक्सपांशन। अगर हम लोग बात करें कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन में किस तरह का ग्राफ बनेगा? ये है कांस्टेंट वॉल्यूम, बहुत बढ़िया, आइसोकोरिक। ये है एडियाबेटिक। देखो ये जो आपने लाइन खींची है ना, इसी को आगे खींच दो। ये जो लाइन खींची है इसको यहां खींच दो, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है। तो सेम वेरिएशन आपके सामने बन गया, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल और आइसोबैरिक। ओके, एक्सपेंशन, कंप्रेशन। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। स्लोप ज्यादा किसका है? एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है। किससे? आइसोथर्मल से। इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाती है। एक और बात सुन लो, ये एडियाबेटिक का स्लोप कितना होता है? एडियाबेटिक का स्लोप कितना होता है? गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल का स्लोप। एडियाबेटिक का बल्क मॉड्यूलस कितना होता है? गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल का बल्क मॉड्यूलस। ये बात कब बताई? थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में, मिशन 700 में डला हुआ है, जाके देखो प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए अगला ग्राफ आपके सामने आ रहा है, इंपॉर्टेंट ग्राफ, एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ, कार्नोट इंजन का। आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये चार साइकिल्स मिलकर बनाती हैं कार्नोट साइकिल। इसके बाद आपके सामने है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम होती है VRMS, सबसे ज्यादा, V मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम, और बीच में एवरेज। कितनी वैल्यूज होती है? RMS होती है √3RT/m, याद रखना, √3RT/m, √8RT/m और √2RT/m, ठीक है। ये रटा हुआ होना चाहिए जिस तरह से मुझे रटा हुआ। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, डिराइव नहीं कर सकते नीट के पेपर में बैठ के। ये वेरिएशन है SHM का, A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ x। ये कंडीशन होती है किसकी? ये कंडीशन होती है SHM की। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ A। मिनिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, y इक्वल टू A sin ओमेगा t, y इक्वल टू A sin ओमेगा t। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे वेलोसिटी मिल जाएगी A ओमेगा कॉस ओमेगा t। फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा माइनस A ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये वेरिएशन आ गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। जल्दी से नोट करो। अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, ये क्या है? ये चार्ज रिंग है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ चार्ज रिंग। अब इस चार्ज रिंग के लिए आपको एक्सिस पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि जो वेरिएशन होता है सेंटर पे 0 और किसी पॉइंट पे मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम कहां पे होता है? R/√2 प्लस माइनस R/√2, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होती है। आई होप दैट द पॉइंट is absolutely clear। सॉरी, गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², तो वेरिएशन आएगा समथिंग लाइक दिस, isn't it? लाइन चार्ज के लिए क्या होता है? 2k λ/r, यानी फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। अगर आप बात करो हॉलोस्फीयर की, तो हॉलोस्फीयर के अंदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², पता है। सॉलिड स्फीयर की बात करो तो डिस्टेंस के साथ बढ़ रही है, और जब बाहर देखोगे तो घट रही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगली बात आपके सामने है, ये क्या है?
ये है डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, सॉरी रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, सॉरी माय बैड, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर किसके लिए, कॉपर और नाइक्रोम के लिए। कॉपर के लिए वेरिएशन कुछ इस तरह से इंक्रीज होता हुआ और नाइक्रोम के लिए स्ट्रेट लाइन। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो मैक्सिमम पावर एमिट करी जाती है किसी भी सर्किट में जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होते हैं, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है, और वो मैक्सिमम पावर एमिटेड होती है कुछ इतनी। अगर आप बात करो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी की, तो चार्जिंग का सर्किट आपको पता है नॉर्मल सा कैसा होता है, ये है चार्जिंग का सर्किट, ये है चार्जिंग का सर्किट, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी, तो ये बन जाएगा V इक्वल्स टू E प्लस IR, या तो E इक्वल्स टू V माइनस IR। दिस इज चार्जिंग, दिस इज डिस्चार्जिंग, दिस इज चार्जिंग, दिस इज डिस्चार्जिंग। बना के दिखा दूं सर्किट, बना के दिखा दूं सर्किट। नॉर्मल कंडीशंस में जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हो तो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है, और बैटरी क्या होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। ये R है, ये R है, ये E है, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो V है। ये किसका बना दिया मैंने, ये डिस्चार्जिंग का बना दिया, और इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, चार्जिंग। तो दिस इज E माइनस V माइनस IR इक्वल टू 0। ठीक 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 ठीक, क्या बोला मैंने, मैंने कहा ड्रॉप लगा दो यहाँ पे, E माइनस आई इंटू कैपिटल आर माइनस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू 0, यानी E की वैल्यू कितनी बन जाएगी, E की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये आपने लिख दिया IR। तो दिस इज E माइनस IR माइनस आई छोटू r इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E इक्वल टू IR प्लस IR, ठीक है, IR प्लस IR। ये किसकी कंडीशन आ गई है, डिस्चार्जिंग की कंडीशन आ गई है। चलिए आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अगली बात आपके सामने आ रही है, अगली बात आपके सामने आ रही है मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ, किसके लिए, किसके लिए, एक 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 करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जिसमें करंट है I। तो आपको पता है B कितना होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R, दैट मींस B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से। अगर हम बात करें एक थिक वायर की या तो एक सॉलिड कंडक्टर की जिसमें से करंट जा रहा है, तो आपको पता है कि आपको इसके अलग अलग हिस्सों में से करंट कैलकुलेट करना पड़ता है, और अंदर वेरिएशन आता है I इज प्रोपोर्शनल टू R, और उसके बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। हाँ या ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये आपके सामने आ चुका है AC का ग्राफ। AC के लिए आपको मालूम है कि इंपीडेंस होता है Z इक्वल टू अंडर रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना बातों को, XL होता है क्या, ओमेगा L, और XC क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा C। तो यदि ये इस तरह का वेरिएशन है Z का फ्रीक्वेंसी के साथ, ये वेरिएशन है Z का फ्रीक्वेंसी के साथ, Z का एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, Z इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL, XL को आप लिखेंगे ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यदि यदि XL डोमिनेट कर रहा है तो इंडक्टिव सर्किट, XC डोमिनेट कर रहा है तो कैपेसिटिव सर्किट। और ये वेरिएशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। रेजिस्टेंस की बात करूं फ्रीक्वेंसी के साथ तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। XC की बात करें तो XC आपको दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के, तो ये इनवर्स वेरिएशन आएगा। XC is inversely proportional to omega और XL is directly proportional to omega. I hope that the point is absolutely clear. ठीक है, चलिए अगले ग्राफ आपके सामने आ चुके हैं, देखो जरा तेज रफ्तार में। ये है डिविएशन, ये है डिविएशन, डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए होता है, हमको ये बात पता है। डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस होता है, ये बात हमको पता है। दो एंगल्स पे सेम डिविएशन मिलता है, ये बात भी हमको पता है। लेकिन सिर्फ एक एंगल ऐसा होता है जिसपे डिविएशन मिनिमम मिलता है, और वो मिनिमम डिविएशन कब मिलता है, जब I इक्वल टू ई होता है, ठीक है। और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A बाई 2 हो जाता है। सारी बातें रिकॉल होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें इंटेंसिटी का वेरिएशन किसमें, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, तो ये है इंटरफेरेंस जिसमें कि कांस्टेंट रहता है। इंटरफेरेंस पैटर्न में आपने देखा है कि सेम फ्रिंज विड्थ रहती है, कांस्टेंट इंटेंसिटी होती है। डिफ्रैक्शन में एक दो पैटर्न के बाद डिमिनिश हो जाता है, निपट जाता है, खत्म हो जाता है। ड्यूअल नेचर के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है, ध्यान से सुनना। हम लोग बात कर रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो आने वाले लाइट की इंटेंसिटी, एनर्जी सेम है, इंटेंसिटी नहीं सॉरी, आने वाली लाइट की एनर्जी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम मतलब एनर्जी सेम, मतलब कि जिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो निकलेंगे वो सेम, मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। अगर आपने सेम फ्रीक्वेंसी रख के इंटेंसिटी बढ़ा दी
इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आ रहे हैं वो बढ़ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो बढ़ गए, मतलब के करंट बढ़ गया सिचुएशन में। इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ गया, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बात कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इंटेंसिटी सेम रखी, इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मैंने 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फिर वही बात, इंटेंसिटी सेम है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो सेम है, मतलब करंट सेम है, मतलब करंट सेम है, करंट सेम है, करंट सेम है, करंट सेम है। इंटेंसिटी सेम का मतलब करंट 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 सेम, ठीक है। इंटेंसिटी सेम का मतलब करंट सेम। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो आने वाले की एनर्जी ज्यादा, आने वाले की एनर्जी ज्यादा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मतलब उसको स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल ज्यादा लगेगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, ठीक है। साइड हटाओ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप कि ले लिया होगा। अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, ये क्या है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। क्या कहती है वो, इंसिडेंट एनर्जी जाती है वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में। इंसिडेंट एनर्जी को HF लिख दिया, वर्क फंक्शन फाई है, और काइनेटिक एनर्जी को E इंटू VS लिख दिया। यदि आप E को डिवीजन में भेजो, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। ये वेरिएशन है y इक्वल टू mx प्लस c का, ठीक है। तो यहां पे से आप देख सकते हो कि स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, वो ये है h बाई ई, h बाई ई, h बाई ई, और ये हर मेटल के लिए कांस्टेंट होता है, ये हर मेटल के लिए कांस्टेंट होता है। महत्वपूर्ण 100% सोना, खरा सोना बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्हीं में से सवाल नहीं बनेंगे, घूम फिर के सवाल आएंगे इनमें से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चर्चा, ठीक है। तो यहां पे आप देखो जरा, इस तरफ देखो क्या है ये क्या है, ये है V वर्सेस A, किसका वेरिएशन है, न्यूक्लियस के लिए चर्चा चल रही है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लिख देता हूं यहां पे, न्यूक्लियस, CLEUS। वॉल्यूम A के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट होती है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है हर न्यूक्लियस के लिए, ये बात हमको पता है, पता होनी चाहिए। अगला ग्राफ आपके सामने है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मैक्सिमम होती है आयरन के लिए, ये बात भी पता होनी चाहिए। उसके बाद जब ज्यादा साइज बढ़ जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी घट जाती है। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, जरा ध्यान से सुनना। अनलॉक, क्या अनलॉक करने की बात चल रही है, आपको मिल रहे हैं 20% फ्लैट ऑफ ऑन ऑल नीट यूजी सब्सक्रिप्शंस। जितने भी नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन है उन पे सब पे सीधे सीधे 20% की खुली छूट है। आप लोग जाइए एक बार एक्सप्लोर कीजिए, आपको अपने काम की कई सारी चीजें मिलेंगी, उस पर धड़ाम से क्लिक कर दोगे तो तुमको जो है पूरा डिटेलिंग मिल जाएगी। अनलॉक का कोड यूज करोगे तुम, और सीधे जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट में से 20% का फ्लैट डिडक्शन हो जाएगा। ये ऑफर सिर्फ कल तक के लिए है, तो कृपया करके इसका आप लोग फायदा उठाएं। और दूसरी चीज, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन एक सेपरेट वीडियो बना के शेयर की थी, तो आप लोग इसको भी यूज करें, ये आपके काम के फीचर्स है, और ये कंप्लीटली 100% फ्री चीजें हैं। ये दीज आर 100% फ्री, इनके लिए कोई चार्ज नहीं मांगा जा रहा है आपसे, तो आप इनका तो फायदा उठाओ कम से कम, ठीक है। चलिए, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए दिल से थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर वाकई में अच्छा लगा हो और आप यहां तक रुके हो, तो मैं मान रहा हूं कि आपको लेक्चर वीडियो अच्छा लगा है, तो कृपया करके कमेंट में अपना समर्थन, अपना प्यार मुझको दिखाना, और ये वीडियो लोगों तक शेयर जरूर करना। गुड बाय, थैंक यू। आप लोग ही मेरा मोटिवेशन हो इस तरह के मेहनत और एनर्जी वाले वीडियो बनाने के लिए। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।